जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें एक तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि 8 सितंबर को हिंदी स्पेशल का बैच है। हालांकि आप लोगों को इसको खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना भी हिंदी का सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा का सारा आपके इस टारगेट बैच में ही हम कंप्लीट करा देते हैं। लेकिन अगर आप इस एग्जाम के अलावा कोई दूसरा एग्जाम देना चाहते हो जिसमें आप हिंदी के तमाम वे टॉपिक जो किसी टारगेट बैच का सिलेबस नहीं होता उसके अलावा जो टॉपिक बचते हैं वो सारे के सारे टॉपिक हम इसमें कराते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट का स्पेशल बैच 2023 और 24 में होने वाली तमाम भर्तियां, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो, उन सब का हम सिलेबस यहाँ पे पूरा कर लेते हैं हिंदी स्पेशल। इसकी फीस 699 रुपया है। आमतौर पे जो फीस हुआ करती है 899 है, लेकिन आपके पास डिस्काउंट है, लिमिटेड सीट के साथ है, और वो भी 8 तारीख की शाम को इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 9 तारीख की शाम को 7 बजे तक इसमें जो फीस रहेगी वो 699 रुपया रहेगी। बात करते हैं यहाँ पे वाक्य वाले टॉपिक की, जो पिछली क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था, और हमने इसके अंतर्गत वाक्य के जो अंग होते हैं, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग या भाग वो होते हैं दो। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। और इस तीसरे प्रश्न की हम तैयारी कर रहे थे। इससे पहले वाक्य की परिभाषा हमने की, वाक्य के अवयव तत्व जो 6 होते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे एक हमारा होता है उद्देश्य, जिसको हम कर्ता भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा यहाँ विधेय, जिसको हम क्रिया कहते हैं। लेकिन वाक्य वाले टॉपिक में कर्ता को उद्देश्य के नाम से और क्रिया को विधेय के नाम से ही कहा जाता है। यहाँ पे आपसे सेंटेंस पूछेगा और वो कहेगा यहाँ पर वह स्कूल जाता है। ये बताइए इसमें कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं। इसमें कौन सा शब्द उद्देश्य के रूप में है, कौन सा विधेय के रूप में है। ये सरल वाक्य मिश्र है, ये संयुक्त है। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में दूसरा है सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु आजकल, सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु आजकल जेल में पड़े हैं। तो ये क्या है आपके, ये भी प्यारे दोस्तों, इसमें भी विधेय कितने हैं, उद्देश्य कितने हैं, कौन सा विधेय का विस्तार है, कौन सा उद्देश्य का विस्तार है। ये सरल वाक्य मिश्र है, संयुक्त है, ये आपको बताना है। तीसरा सेंटेंस, राम श्याम, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन सोहन तथा गीता बबीता नमिता सुनीता परस्पर खेलते कूदते पढ़ते लिखते, खेलते कूदते पढ़ते लिखते
नाचते गाते हैं। ये पूछेगा इसमें कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कितने उद्देश्य और कितने इसमें विधेय हैं। जी, तो इसके साथ साथ फिर यहां पर सेंटेंस दे दिया, माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए हैं। आपसे पूछ रहे हैं, सरल वाक्य है, मिश्र है, संयुक्त है, कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे गए। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ये वह हैं, ये है उद्देश्य। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है और आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार आप में से कुछ स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और ये क्या है, आपका विधेय है, और ये क्या है, आपका स्कूल। विधेय का विस्तार, क्योंकि ये क्रिया के लिए आया। यहां नेता और साधु ये आपके क्या हैं, उद्देश्य हैं। और ये पढ़े हैं क्या हैं, ये आपके विधेय हैं। और ये सुंदर भारत का सपना देखने वाले, ये क्या है, आपका उद्देश्य का विस्तार, क्योंकि ये कर्ता के लिए शब्द है। और ये यहां से लेके यहां तक आजकल जेल में, ये क्या है, ये विधेय का विस्तार है। विधेय का विस्तार क्या है, जेल में ये विधेय का विस्तार है। इसके बाद में यहां राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, बबीता, नमिता, सुनीता, ये सब है उद्देश्य। ये सब क्या है, उद्देश्य। और ये खेलते कूदते, पढ़ते लिखते, नाचते गाते, ये सब क्या है, ये सब है विधेय। और ये परस्पर क्या है, ये है विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार जो क्रिया के लिए शब्द है वो क्या कहलाएगा, विधेय का विस्तार कहलाएंगे। क्लियर। तो आपको ये भी बताना था कि कितने उद्देश्य कितने विधेय। इसमें माता पिता क्या है, उद्देश्य है। गए हैं क्या है, विधेय है। तीर्थ यात्रा क्या है, विधेय का विस्तार है। अर्थात ये सब क्रिया के लिए आई। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि इसमें कितने उद्देश्य और कितने विधेय। वह स्कूल जाता है, एक उद्देश्य एक विधेय। सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता साधु, दो उद्देश्य और एक विधेय। दो उद्देश्य एक विधेय। अब आप ये बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे, सर जी ये बताइए जो ये स्कूल है ये विधेय का विस्तार कैसे हो गया, क्योंकि वो जहां का आ रहा है स्कूल में, तो स्कूल जो शब्द है वो क्रिया के लिए आया, कर्ता के लिए नहीं आया, वह के लिए नहीं आया। यहाँ राम स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, एनीथिंग कोई भी जा सकता है, छात्र स्कूल जाता है। मैंने कई बार आप लोगों को पहले भी कहा कि एक कमेंट को केवल एक या दो बार ही कीजिए। पढ़ाते समय केवल पढ़ने का काम होगा। यहाँ किसी एक बच्चे के लिए काम नहीं होता, तमाम बच्चे जो बाद में पढ़ेंगे उनके लिए भी है और जो अभी लाइव है उनके लिए भी है। ठीक है। और बुक्स से प्यारे दोस्तों आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, बुक से आप पढ़ के टाइम पास तो कर सकते हो। यहाँ टीचर आपको ये बता रहा है कि उद्देश्य को हम कर्ता और विधेय को क्रिया कह रहे हैं। बुक कभी नहीं बताएगी कि उद्देश्य करता है, क्योंकि बुक बोलती नहीं है। यहाँ टीचर लिखने के बाद आपको समझा रहा है कि इसमें स्कूल विधेय का विस्तार कैसे हो गया। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे रोज ध्यान दिया जाए, बेफालतू की चीजों पे आप ध्यान ना दे। तो यहाँ पर ये जो स्कूल है ये क्रिया के लिए आया है, इसलिए विधेय क्या है, क्रिया है।
तो सेंटेंसों में वाक्यों के अंतर्गत वाक्य वाले टॉपिक में हम कर्ता और क्रिया शब्द का प्रयोग ना करके कर्ता के स्थान पे उद्देश्य का प्रयोग करते हैं, क्रिया के स्थान पे विधेय का प्रयोग करते हैं। अब इसमें एक उद्देश्य एक विधेय, स्कूल विधेय का विस्तार हो गया और ये कहलाया सरल वाक्य। जहां एक उद्देश्य एक विधेय है उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। इसी का ही दूसरा नाम साधारण वाक्य होता है। इसी को इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सुंदर भारत का सपना देखने वाले, तो सपना देखना कोई क्रिया नहीं होती है। सपना देखना कोई क्रिया नहीं होती है, ये अर्धचेतन अवस्था में होती है। और नींद में की गई क्रिया, अर्धचेतन अवस्था में की गई क्रिया, क्रिया के अंतर्गत काउंट नहीं होती। क्योंकि यहाँ जो जेल में पड़े हैं ये क्रिया है, और वो पड़े हैं क्या, एक है। और ये आजकल जेल में ये क्रिया के लिए शब्द आए तो क्रिया का विधेय का विस्तार कहलाए। तो यहाँ नेता और साधु ये दो आपके क्या है, उद्देश्यार्थ करता है। क्योंकि सुंदर भारत का सपना कौन देख रहे थे, नेता और साधु देख रहे थे। ठीक है, जो अभी जेल में है। तो जैसे यहाँ पे राम रहीम है, आसाराम बापू है, ठीक है, इसके बाद और तमाम तरह के नेता हैं। पी चिदम्बरम भी अभी अंदर थे, दिल्ली के मनीष सिसोदिया अंदर है, वो भी दिल्ली को सुंदर भारत का सपना दिखा रहा था दिल्ली वालों को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दो उद्देश्य एक नेता के रूप में एक साधु के रूप में हुए। और ये सुंदर भारत का सपना देखने वाले यहां से लेके यहां तक ये सारे शब्द कर्ता के लिए आए हैं, जिनको हम उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। और आजकल जेल में पड़े हैं, ये है विधेय का विस्तार। तो ये भी सेंटेंस हमारा सरल वाक्य कहलाया। क्यों? क्योंकि जहां दो उद्देश्य एक विधेय हो वो भी सरल वाक्य है। जहां एक उद्देश्य एक विधेय वो भी सरल अर्थात साधारण वाक्य होता है। राम श्याम मोहन सोवन तथा गीता बबीता नमिता सुनीता परस्पर खेलते कूदते पढ़ते लिखते नाचते गाते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसके अंतर्गत 8 उद्देश्य हो गए। खेलना कूदना संयुक्त क्रिया है, जहां दो क्रिया एक साथ शुरू हो एक साथ समाप्त, संयुक्त क्रिया। यहाँ पढ़ना लिखना संयुक्त क्रिया, नाचना गाना संयुक्त क्रिया। तो ये 1 ये 2 और ये क्या कहलाई आपकी 3। तो 3 यहाँ क्या है, विधेय। 8 उद्देश्य और 3 विधेय, और ये भी कहलाया सरल अर्थात साधारण वाक्य। तो जहां अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हैं उसको सरल वाक्य कहते हैं। मैं एक पंथ 3 काज कर रहा हूं। एक तो आपको सरल अर्थात साधारण वाक्य के बारे में बता रहा हूं, एक आपको उद्देश्य और विधेय बता रहा हूं सेंटेंस में कौन से हैं, उद्देश्य का विस्तार क्या है, विधेय का विस्तार क्या है। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ गई चीजें? यहां तक चीजें क्लियर हैं? और दूसरा आपको ये बताया जा रहा है कि कितने उद्देश्य और कितने विधेय होने पर सरल वाक्य बनता है। एक उद्देश्य एक विधेय सरल वाक्य, 2 उद्देश्य एक या 2 विधेय सरल वाक्य, अनेक उद्देश्य अनेक विधेय, ये अनेक उद्देश्य अनेक विधेय, ये भी सरल वाक्य हो गया। माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए हैं, तो यहाँ माता पिता 2 उद्देश्य हैं और ये गए हैं एक विधेय है, और तीर्थ यात्रा पर ये विधेय का विस्तार है। ये शब्द क्रिया के लिए आए। तो अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे ये वाक्य से पूछे जाने वाला तीसरा प्रश्न था। वाक्य के अंग और भाग 2 होते हैं। वाक्य में मुख्य रूप से प्रमुख रूप से 2 चीजें काम करती हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय, अर्थात एक कर्ता और दूसरा क्रिया। क्लियर? थैंक यू मनीष जी। हाँ, मेरी बुक भी आ जाएगी, पढ़ ले कमल। ठीक है, बुक से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको टीचर बनना है। आपको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, इसका मतलब। ठीक है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। चलो जी, ये भी बात है। वेरी गुड। और किसी का कोई डाउट? आगे बढ़े। चलो, 14 सितंबर हिंदी दिवस है, तो कोशिश करेंगे हिंदी दिवस पे बुक आ जाए। काम सारा कंप्लीट हो गया है, पब्लिकेशन वालों की तरफ से थोड़ा सा डिले हो रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से वो चीजों को मैनेज करके
तो बुक को लेके आएंगे, लेकिन बुक की कोई औकात नहीं बच जाती आप लोगों के सामने जब इतना अच्छा कंटेंट हो और जितने भी तरह के क्वेश्चन की वैरायटी है, क्योंकि यहाँ कंटेंट के साथ साथ टीचर बोल रहा है और बुक में जो कंटेंट है वो बोलता नहीं है, वहाँ आपको बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये उससे ऊपर की चीज है। इसके बाद चौथा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा यहाँ पर आप किससे, वाक्य के भेद। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि वाक्य के भेद कितने हैं, ऑप्शन 1 3 भेद होते हैं वाक्य के, ऑप्शन 8 भेद होते हैं, ऑप्शन 3 2 भेद होते हैं, ऑप्शन 4 भेद होते हैं। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? आप इसको ए बी सी डी भी मान सकते हैं। दीजिए एक बार आंसर। जब आप पढ़ाते हैं तो बहुत सारा दिमाग में चीजें आपकी चलती है ना, आप इस छोटे से क्वेश्चन का, आसान से क्वेश्चन का आंसर देके देखिए। ठीक है जी जी, हाँ सब कुछ बताएंगे, एक ही साथ थोड़े ही होगा, सीक्वेंस में चीजें चल रही है। जब वाक्य वाला टॉपिक कंप्लीट होगा तो वाक्य के सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। जी वेरी गुड, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हुई ना बात। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे वाक्य के? 2 भेद। और कौन से 2 भेद होते हैं अब उनको समझिए। वे वाक्य के 2 भेद कौन से हैं? एक वाक्य का भेद है रचना संरचना, रचना संरचना के आधार पर वाक्य के भेद, और वो होते हैं 3। इनमें से एक भेद होता है आपका सरल वाक्य, दूसरा भेद होता है आपका मिश्र वाक्य, तीसरा भेद होता है आपका संयुक्त वाक्य। जब आपसे वाक्य का भेद पूछा जाता है तो आप जो आंसर देते हो वो देते हो रचना के आधार पे वाक्य के भेद, जो कि प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है। सरल वाक्य का दूसरा नाम और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य का दूसरा नाम क्या होता है? सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है, मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है, मिश्रित वाक्य, और संयुक्त वाक्य को जटिल वाक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जटिल वाक्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा जो भेद होता है वो होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और वो भेद होते हैं 8। अर्थ के आधार पे जो 8 भेद होते हैं उनमें से एक होता है विधि या विधानवाचक, विधि या विधानवाचक वाक्य। दूसरा भेद होता है निषेधात्मक वाक्य, दूसरा भेद निषेधात्मक वाक्य। तीसरा भेद होता है इच्छावाचक वाक्य। फोर्थ होता है आज्ञावाचक वाक्य, और फिफ्थ होता है
फिफ्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक। सिक्स होता है संदेहवाचक वाक्य। सेवंथ होता है संकेतवाचक वाक्य। और एट होता है विषम्य बोधक वाक्य या विषम्यवाचक वाक्य। विषम्य बोधक वाक्य। ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जी क्लियर। अब इन वाक्यों के और भी नाम हैं। या अब इनके दूसरे नाम और क्या क्या हैं? इनके दूसरे नाम हैं, इसको सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। सकारात्मक वाक्य, कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिया गया है। नकारात्मक वाक्य। इसके बाद इसको कहते हैं संबंध बोधक वाक्य और इसको कहते हैं संबोधन बोधक वाक्य। संबोधन बोधक वाक्य। दोस्तों, वो उसकी मर्जी, वो किसका प्रयोग करे, वो यहाँ सकारात्मक नकारात्मक का प्रयोग करे या विधानवाचक का निषेधवाचक, बात एक ही है। ठीक है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, संकेतवाचक वाक्य को संबंधवाचक वाक्य, विषम्य बोधक वाक्य को संबोधन बोधक वाक्य भी हम कहते हैं। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है। और रचना के आधार पे, संरचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। जब आपसे पूछा जाए वाक्य के कितने भेद है तो राइट आंसर 2। एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। वाक्य के कितने भेद हो गए? 2 भेद हो। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि सरल वाक्य का दूसरा नाम साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य का दूसरा नाम मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य का दूसरा नाम जटिल वाक्य भी होता है। वो ऑप्शन में इनको दे सकता है, इनको बात एक ही है। क्लियर। सरल वाक्य कहाँ होता है? ये तमाम एग्जाम्पल आपके सरल वाक्य के थे। ये भी आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। अब तक मैंने जितने भी सेंटेंस लिख के आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया तो वो सब सरल वाक्य थे। क्योंकि सरल वाक्य की कंडीशन क्या है? जहां एक कर्ता एक क्रिया हो, दो कर्ता दो क्रिया हो, एक दो कर्ता एक क्रिया हो, अनेक कर्ता अनेक क्रिया हो, अर्थात जहां 1, 2, 3 या अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय हो, सब सरल वाक्य। मिश्र वाक्य वहां होता है जहां सेंटेंस में 2 क्रिया होगी, एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाएगा, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड रहेगी, निर्भर रहेगी, आश्रित रहेगी, उसको कहते हैं मिश्र वाक्य। एक प्रधान वाक्य किसी दूसरे आश्रित उपवाक्य के साथ जो है डिपेंड रहेगा, जुड़ा रहेगा और किसी समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़ा होगा। संयुक्त वाक्य में 2 क्रिया सेंटेंस में जरूर होती है, लेकिन कभी भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। दोनों में कॉमन चीज ये है कि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में सेंटेंस में 2 क्रिया आपको मिलेगी, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि मिश्र वाक्य में दोनों क्रिया एक दूसरे पे डिपेंड होती है, लेकिन संयुक्त वाक्य में वे दोनों क्रिया डिपेंड नहीं होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। कॉमन चीज ये है कि दोनों में ही समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करके सेंटेंस को जोड़ने का, आश्रित करने का, निर्भर करने का, डिपेंड करने का काम किया जाता है।
इसके साथ साथ दूसरी चीज समझो क्या है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। इसमें हम विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं, इसी को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है। निषेधात्मक, इसमें कार्य का होना पाया जाता है, क्रिया होती है, इसमें क्रिया का न होना पाया जाता है। ठीक है। ये इच्छावाचक वाक्य कहलाता है, जहां आशा, उम्मीद, इच्छा जाहिर होती है, आज्ञा, आदेश, अनुमति हो। प्रश्नवाचक वहां होगा जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होगा। जहां संदेह को प्रकट करने के लिए शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है का प्रयोग करेंगे, वहां संदेहवाचक वाक्य होगा। संकेतवाचक मिश्र वाक्य के जितने भी उदाहरण हैं वे सारे के सारे संकेतवाचक अर्थात संबंध बोधक वाक्य के भी उदाहरण होंगे। विषम्य बोधक वाक्य को हम क्या कहते हैं? संबोधन बोधक वाक्य कहते हैं, और इसमें हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया है, वाचक या बोधक। वाचक का अर्थ होता है कहने वाला, जो संकेत को कहता है, संकेतवाचक, जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का संकेत मिले। विषम्य बोधक, बोधक मतलब समझ कराने वाला। बोध क्या है? समझ कराने वाला है। वाचक क्या है? वाचक का मतलब होता है कहने वाला। या हमने बोधक का प्रयोग किया है जो संबंध का बोध कराता है, संबंध की समझ कराता है। जो संबोधन अर्थात विषम्य, आश्चर्य, हर्षों, ग्लानि आदि मनोभाव को जो समझाता है, बोध कराता है, उसको कहते हैं हम संबोधन बोधक। क्लियर? अब इनके बारे में एक एक करके हम सबको समझेंगे। ठीक। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई के मुकाबले दूसरी चीजों पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को दिक्कत क्या है? कुछ बच्चों को दिक्कत है प्राइमरी के लेवल की बुद्धि। मैंने कहा आप में से ज्यादातर जो बच्चे हैं जिनकी एज 25 साल की हो चुकी है, लेकिन आपका जो मानसिक लेवल है वो 15 साल के बच्चे का है। बात समझ रहे हो? मैं आपको थोड़ी सी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। IQ लेवल बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु, मानसिक आयु, और इसके बाद क्या है? वास्तविक आयु। वास्तविक आयु क्या है आपकी? 25 साल। 25 बर्थडे आप मना चुके हो या 20-22 मना चुके हो, लेकिन अभी भी 15 साल वाले बच्चे की आप जो है बुद्धि IQ लेवल दर्शाते हो। फंक्शन आपका वही है। जैसे शुभम है, शुभम की भी बुद्धि यही है। ठीक। और फिर कहते हैं सर जी ये जो हमारे रिश्तेदार है ना, पड़ोसी, हमें चिढ़ाते हैं, ये हमें ना अबोध बालक कहते हैं। अबोध बालक तो कहोगे जब हरकतें उस तरह की करोगे तो। ठीक है। सर जी ये जो हम मेरे मम्मी पापा है ना, मेरे पे यकीन नहीं करते सर जी, मुझे कुछ काम ही नहीं बताते, उन्हें भरोसा ही नहीं है मेरे ऊपर। वो भरोसा इसलिए नहीं, उनको पता है कि 25 साल का हो गया खा खा के। ठीक है। लेकिन बुद्धि का जो फंक्शन है वो 15 साल के बच्चे की है। तो माँ बाप कहाँ भरोसा करेंगे? इसलिए वो सारे काम खुद अपने आप कर लेते हैं, आपके हाथ में देते ही नहीं है। अब एक बच्चा पेपर देने जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, SI का, या किसी भी पुलिस का। अब उसके साथ उसके मम्मी या पापा जा रहे हैं पेपर देने, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़की के लिए तो इसलिए है कि सुरक्षा कवच देना पड़ता है, समाज उस तरह का नहीं है। लेकिन लड़के को भी अगर पापा मम्मी या कोई पेपर दिलाने जा रहा है तो इसका मतलब 25 साल का बच्चा है, लेकिन 15 साल वाली बुद्धि वाले बालक को पेपर दिलाने गए। ऐसे थोड़ा ही है कि माँ बाप साथ में जाएंगे तो ज्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा। वो जब घर में 25 साल तक रहे तब क्यों नहीं ले लिया था मोटिवेशन आपने? तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हो तो 25 साल के गए हैं, लेकिन बुद्धि केवल 15 साल के बालक की फंक्शन करती है। मानसिक आयु मतलब क्या है? ब्रेन जो काम कर रहा है आपका। वास्तविक आयु जितने बर्थडे मना चुके हो आप अब तक। अब ये कौन से बालक हैं? सर जी क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है, सर जी रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी 11 बज के मैं लिख ही देता हूं सारी चीजें यहाँ पे। ये 6/9/2023 की क्लास चल रही है और अभी 11:40 हो गई है और ये सुबह की चल रही है। ये तमाम बच्चे जिनको पढ़ने के मुकाबले दूसरी चीजें सूझती है। अब एक को ई बुक चाहिए थी, क्लास चल रही है, ई बुक सर जी ई बुक। एक दूसरे को और चाहिए थी, बुक दे दो सर जी बुक। लेवल देखो बच्चों का क्या है। एक तो लेवल ये है वो पढ़ तो रहा है, पैसे भी खर्च कर दिए, अब वो केवल यहाँ पर अनुसंधान कर रहा है, खोज कर रहा है ये क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है कि लाइव चल रही है। दूसरे को ई बुक चाहिए, वो केवल इसलिए आया है कोर्स खरीद के कि सर ने उससे जो है ई बुक ले लो फ्री में, और फ्री की चीज एक बार मिल जाए तो उससे आदमी धन्ना सेट हो जाएगा। 2026 तक तो उसको नौकरी की आवश्यकता रहेगी नहीं। एक को ई बुक चाहिए थी, एक को बुक चाहिए थी। एक और महानुभाव था, सर जी आपने संदेह को ऐसे लिखा है, सर जी
ये संदेश सर जी ऐसे लिखा जाएगा, ये सही होगा। ठीक है, ये महानुभाव नहीं था, ठीक है, ये महान मूर्ति थी। मैंने लिखा है ना अभी यहाँ पे। अब मैंने ये चीजें जानबूझ के क्यों लिखी, मैंने यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग क्यों किया और यहाँ पे नया का प्रयोग किया, ये तो मुझे पता है ना। ठीक है, तो ये भी संदेश सही है। वो चीजें जब आपको वर्तनी में पूछेगा कि ये वाला संदेश सही है कि ये वाला संदेश सही है, जब वो दोनों देगा तो राइट आंसर ये है, अगले ने ऑप्शन दिया ही नहीं तो राइट आंसर ये है। अरे प्रयोग तो इसी को कर रहे हैं ना, वो तो नॉलेज आपको होनी चाहिए ना, नए के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग कर लेते। तो ऐसी ऐसी महान मूर्ति, महान हस्तियां जो है यहाँ जुड़ी हुई है इस बैच के अंदर। और फिर क्या सर जी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, सर जी सिलेक्शन कहाँ होगा, इवैल्यूएशन कर रहे हो बेफालतू का। जो चीज मैंने समझाई उसमें से अगर मैं क्वेश्चन पूछने लगूं, आपसे पूछा तो था एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन कि वाक्य के भेद कितने, 2% बच्चों का आंसर सही था। जितने भी बच्चे लाइव हैं उसमें से 2% बच्चों का आंसर सही था ये, बाकी कोई 8 कोई 3, मैक्सिमम बच्चे 3 बता रहे थे। ये आपका लेवल है। जब पेपर देने की बारी आती है तब आपकी जो ज्ञान है, आपका जो मोटिवेशन है, जो आप रोज जो है 2-2 स्टार कंधे पे रख लेते हो, क्लास सुनी कोई मोटिवेशन की, मोटिवेट कर दिया किसी ने, फूल के कुप्पा हो गए और कुप्पा होके चले गए आप पेपर देने के लिए। जब निकले वो सारी हवा निकल चुकी होती है जब बाहर आते हो पेपर देके, क्योंकि वो हवा भरी हुई थी और वो तो निकलनी थी क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। वो क्या है, वो एक्स्ट्रा है, वो दिमाग में शरीर में वो एक्स्ट्रा हवा है, वो निकलेगी। क्योंकि ना सीक्वेंस में पढ़े ना लॉजिकली पढ़े, बस बेफालतू रोज समझाते हैं कि बेटे इस दिमाग को उस तरीके से यूज करो, एक बार 4-5 महीने की तैयारी कर लो, ढंग से आप तैयार कर पाओगे अपने आप को। क्योंकि हम वाक्य वाला टॉपिक कर रहे थे, उसमें 2 क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए थे, एक वाक्य की परिभाषा और दूसरा वाक्य के तत्व, जो कि 6 थे, योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, आकांक्षा, सन्निधि और अन्वय। तीसरा क्वेश्चन लिखा था आपका यहाँ, वाक्य के अंग अर्थात भाग कितने होते हैं, 2, एक उद्देश्य जिसको कर्ता कहते हैं, एक विधि। इसके बाद में फिर यहाँ पे लिखा गया, ये सब बताने के बाद 4 का मतलब है कि चौथा क्वेश्चन बना वाक्य के भेद से। वाक्य के भेद होते हैं 2। आपसे पूछा जाएगा रचना संरचना के आधार पे वाक्य के भेद कितने हैं, तो आप कहोगे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। फिर कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा रचना संरचना आकृति के आधार पे वाक्य का भेद नहीं है, इन तीनों को छोड़ के जो आ जाए वो वाक्य का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा रचना के आधार पे वाक्य का भेद, इनमें से जो भी आ जाए वो रचना के आधार पे वाक्य का भेद है। आपको ये प्रश्न कराया गया। इसके बाद में अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, राइट आंसर 8। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पे वाक्य के भेदों के अंतर्गत नहीं आता, इन 8 को छोड़ के जो भी आ जाए वो वाक्य के भेदों के अंदर नहीं आता। इनके 2-2 नाम क्यों लिखवाए गए, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा अर्थ के आधार पे कौन सा वाक्य का भेद नहीं है, तो हो सकता है आपको ऑप्शंस में ये दे दे ये भी वाक्य के ही भेद हैं, ये इन्हीं के दूसरे नाम है। क्लियर? तो कौन से भेद होते हैं अर्थ के आधार पे वाक्य के, विधि, विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विषम्य बोधक वाक्य। विधि या विधानवाचक वाक्य का दूसरा नाम सकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य का दूसरा नाम नकारात्मक वाक्य, संकेतवाचक का दूसरा नाम संबंधवाचक और इसमें विषम्य बोधक का दूसरा नाम हो गया संबोधन बोधक। अब किसी को चुल हो गई, मान के चलो ब्रेन की खुजली हो गई, सर जी संबंध को तो ऐसे लिखा जाएगा, लिख ले भाई, ठीक है, ये लिख लिया, सर जी ऐसे लिखा जाएगा संबंध को। मतलब आते तो है सीखने के लिए और मुझे सिखाना शुरू कर देते हैं। जो 15 साल से ऑफलाइन और 5 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हो और 6 नौकरी ले चुका हो, जो प्राइमरी टीचर से जिसने अपनी यात्रा शुरू की थी नौकरी की और असिस्टेंट प्रोफेसर तक जो पहुंच गया है, उसको सिखा रहे हैं। जिसने 2010 में जीआरएफ निकाल लिया था हिंदी सब्जेक्ट में, जूनियर रिसर्च फिलोसफी, उसको हिंदी सिखाने आ जाते हैं। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये लाइव चल रही है, ठीक है। सर जी संदेह को ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाएगा, सर जी संबंध को ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाएगा। ये नहीं है कि दूसरे से जितना मिल जाए उतना कम है, अपना ज्ञान देंगे दूसरे को। और खुद कह रहे हैं सर जी सरकार को रोज सुबह शाम उठ के गाली देते हैं, ठीक, और दूसरे को ज्ञान पिलते हैं सुबह सुबह उठ के, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है आप चाहते क्या हो। तो मैंने क्या कहा था, मैंने आपके लिए ये कहा था कि आप में से कम 25% बच्चे इस दायरे में आते हैं। आप इस बात को मान लो, मेरा 15 साल का ऑफलाइन का तजर्बा है
जब ऑफलाइन में बच्चे बैठे रहते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन कब पूछ रहे हैं, किस डायरेक्शन में पूछ रहे हैं और क्या उनके दिमाग में चल रहा है, वे क्वेश्चन ही टीचर को बता देते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है। आप किसी पढ़े लिखे रिश्तेदार के पास गया, आपने देखा तो आपके घर पे जब लड़के लड़की की शादी होती है, बुजुर्ग आदमी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्यों नहीं आ जाते? बुजुर्ग ही क्यों आते हैं? कोई मामा आएगा क्योंकि मामा जिम्मेदार पर्सन है, दादाजी आएंगे, नाना है तो नाना जी भी आ जाएंगे, फादर जाएंगे, ठीक है, मम्मी भी चली जाती है कहीं पर। आखिर क्यों? क्योंकि वे जिम्मेदार पर्सन है, उनको अनुभव है, वो पढ़े लिखे नहीं है, पीएचडी की डिग्री नहीं है उनके पास और वो ज्यादा एमए एमएससी भी नहीं की है, लेकिन रिश्ता तय वही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जैसे आपसे बात करेंगे ना, या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आपसे बात करेगा, आपके 10 सेंटेंस में आपको परख जाएगा कि आखिरकार ये सौदा क्या है, क्या इसकी औकात है, क्या इसका ओहदा है, क्या ये अचीवमेंट कर सकता है हासिल। वो जो पढ़े लिखे आदमी नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन उनके पास अनुभव है, वो उस अनुभव से आपके 4 सेंटेंस बोलते ही आपको बता देंगे कि आपका लेवल ये है, ये है, या आपका लेवल ये। तो इसीलिए आप कोशिश करो रोज नई नई चीज से फ्री होने की। इसके बाद में अभी हमने क्या पढ़ा? सरल वाक्य। अभी हमने क्या पढ़ा? सरल वाक्य पढ़ा। सरल वाक्य। और सरल वाक्य की कंडीशन क्या है? जहां एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी कि एक कर्ता एक क्रिया हो, वे सारे सेंटेंस सरल वाक्य के। जहां 2 उद्देश्य एक या 2 विधेय हो, एक या 2 विधेय हो, वो भी सरल वाक्य। इसके बाद में तीसरा, जहां अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय हो, जहां अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय हो, वो भी क्या कहलाता है? सरल वाक्य। और यही सारे के सारे आप पढ़ चुके हो। मैं एक पंथ 3 काज करा रहा था, जब आप ये सूंघ सूंघ के मुझे बता रहे थे, ये क्लास रिकॉर्डिंग चल रही थी, उस समय मैं आपको सरल वाक्य पढ़ा रहा था, क्योंकि आपका ध्यान तो यही था कि रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो मैं उस समय आपको सरल वाक्य भी पढ़ा गया, उद्देश्य और विधेय भी बताया गया। कितने उद्देश्य और कितने विधेय, उस पर तो ध्यान था नहीं, ध्यान तो कहीं और था, ठीक है, ध्यान तो आपका कहीं और था। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, वह स्कूल जाता है सरल वाक्य क्यों? एक उद्देश्य एक विधेय। सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता साधु आजकल जेल में पड़े हैं, क्यों? ये सरल वाक्य है। ये 2 उद्देश्य है, एक विधेय है, 2 उद्देश्य एक विधेय, सरल वाक्य है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है? 8 उद्देश्य और ये 3 विधेय है, तो अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हो गए, सरल वाक्य है। माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए हैं, तो 2 उद्देश्य हैं, एक विधेय है, ये भी सरल वाक्य है। तो मैं सरल वाक्य उस समय पढ़ाया गया जब आप 15 साल वाले बच्चे की बुद्धि का फंक्शन कर रहे थे, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़े। तो सरल वाक्य हो गया, कंडीशन समझ में आ गई सरल वाक्य की, ठीक है। कोई सरल वाक्य मैं यहां से शुरू करूंगा और यहां तक लिखता जाऊंगा, पूरा पैराग्राफ भी सरल वाक्य हो सकता है, ठीक है। तो पूरा वाक्य भी क्या हो सकता है? सरल वाक्य। दूसरा देखो जी, दूसरा क्या है हमारा? मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य कहाँ होगा जी? मिश्र या मिश्रित वाक्य, इसको देखिए। मिश्र या मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का, एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है। एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, जिस वाक्य में 2 क्रिया
जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो अर्थात डिपेंड हो, दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो, वो भी क्या कहलाता है? वो भी मिश्र वाक्य कहलाता है। वो भी क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य। क्लियर? जहां जहां एक प्रधान वाक्य किसी दूसरे आश्रित उपवाक्य से जुड़ा हो, वो भी क्या कहलाएगा? आपका मिश्र वाक्य। फोर्थ कंडीशन, जहां दो या दो से अधिक आश्रित वाक्य या आश्रित उपवाक्य या वाक्य निम्न समुच्चय बोधक निम्न समुच्चय बोधक, जहां दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य या वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय से निम्न समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे प्यारे दोस्तों मिश्र वाक्य। कैसे? इसके पे ध्यान दो। जैसे तो का प्रयोग कर लिया, ई का प्रयोग किया, इसलिए का प्रयोग किया, ठीक है जी। तो की इसलिए, जिसने की जिसने, इसके बाद जो, जिसने जो, ज्यों ज्यों त्यों, क्योंकि ताकि, जिससे की, उससे की आदि। अगर इनमें से कोई भी एक समुच्चय बोधक अव्यय आ गया तो आंखें बंद वो सब क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य। अगर तो आ गया, की आ गया, इसलिए, जिसने, जो, ज्यों, त्यों, क्योंकि, ताकि, जिससे की, उससे की, ये चार कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। कैसे करोगे? देखो, जैसे सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। दूसरा, यदि चुनाव निष्पक्ष होंगे तो परीक्षा भी निष्पक्ष होगी।
महात्मा गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। वह लड़की मिल गई जो कॉलेज से भाग गई थी। ऐसा कौन भारतीय है जो चौधरी चरण सिंह जी को नहीं जानता। जैसी करनी वैसी भरनी, जितनी आमदनी उतना खर्च। 8 ज्यों ही मैं परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, त्यों ही दरवाजा बंद हो गया। तो प्यारे दोस्तों, कैसे पहचानोगे कि ये सारे के सारे मिश्र वाक्य हैं? इसमें इसलिए आया है, इसमें तो आया है, इसमें की आया है, इसमें जो आया है, ठीक है। इसमें भी ऐसा कौन भारतीय है जो चौधरी चरण सिंह को नहीं जानता, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। ऐसा कौन भारतीय है जिसने भगत सिंह का नाम न सुना हो, जिसने का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ वैसी जैसी, जितनी उतना, ज्यों, और यहाँ पे क्या है, त्यों। ये हमें बताते हैं कि ये मिश्र वाक्य है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ प्यारे दोस्तों, इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो अंधेरा है ये सूरज के निकलने पे भागा, बाद वाली क्रिया पहली क्रिया पे डिपेंड। चुनाव का निष्पक्ष होना, परीक्षाओं के निष्पक्ष होना। तो परीक्षा का निष्पक्ष होना किस पर डिपेंड है? चुनाव के निष्पक्ष होने पे। गांधी जी ने क्या कहा? सदा सत्य बोलो। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। वह लड़की मिल गई जो कॉलेज से भाग गई थी। कौन भागी? कॉलेज से लड़की भागी, वो मिल गई। चौधरी चरण सिंह को नहीं जानता है, कौन है? ऐसा कौन भारतीय है? तो चौधरी चरण सिंह किस पर डिपेंड है? कौन भारतीय पर। भरनी किस पर डिपेंड है? करनी पर। खर्चा किस पर डिपेंड है? आमदनी पर। ये क्या है? दो क्रिया है। जहाँ दो क्रिया आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हो, आश्रित हो, तो क्या कहलाती है? ज्यों ही मैं परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, त्यों ही दरवाजा बंद हो गया, मुख्य गेट बंद हो गया। तो यहाँ दरवाजा कब बंद हुआ? जब परीक्षा केंद्र पे पहुंचा। बाद वाली चीज पहले वाली पर डिपेंड है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सूरज का निकलना और अंधेरा भागना, ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित है, निर्भर है, डिपेंड है। अगर मैं कहूँ कि सूरज निकला और अंधेरा भागा, तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। अगर इसमें से मैं इसलिए और दोनों को गायब कर दूं, सूरज निकला अंधेरा भागा, तो ये सरल वाक्य हो गया। घंटी बजी और सभी छात्र छात्र कमरे से बाहर चले गए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी कंडीशन अप्लाई हुई। जिस वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया गया, तो चुनाव का निष्पक्ष होना, परीक्षाओं का निष्पक्ष होना, ठीक है, सूरज का निकलना, अंधेरे का भागना। इस वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर हो, आश्रित हो। महात्मा गांधी ने कहा सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलो किस पर डिपेंड है? महात्मा गांधी। यहाँ एक प्रधान वाक्य, प्रधान वाक्य क्या कहे? सदा सत्य बोलो। और दूसरा आश्रित वाक्य क्या है? महात्मा गांधी ने कहा। यहाँ दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य या वाक्य निम्न समुच्चय बोधक से जुड़े हो, तो का प्रयोग, की का प्रयोग, इसलिए का प्रयोग, जिसने का प्रयोग। ऐसा कौन भारतीय है जिसने भगत सिंह का नाम नहीं सुना है? जो का प्रयोग,
त्यों ही में क्लास में आया, लाइट चली गई, तो क्या है, मिश्र वाक्य है। तो जहां भी इनमें से किसी एक समुच्चय बोधक का प्रयोग होगा, आंखें बंद, मिश्र वाक्य। जो मैंने लिखे हैं इनका अपने पास से प्रयोग नहीं करना। तो ये क्या थे, आपके मिश्र वाक्य हैं। इस मिश्र वाक्य को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में संयुक्त वाक्य के साथ आपस में जोड़कर। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो शाम को 9:30 बजे